पिछले क्लास में नोट नंबर 3 तक हम लोग पढ़े थे, वहां से आगे कंटिन्यू करेंगे नोट नंबर 4। तो नोट नंबर 4 में बालक लिखना होगा, लैंग्वेज लिखेंगे। नोट नंबर 4 में लिखा जाए विद्युत स्थैतिक बल। नोट नंबर 4 में लिखेंगे विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का, विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का संरक्षी बल है। अब देखिए संरक्षी क्या होता है? जिसका नाश नहीं हो, ठीक है, जिसका नाश नहीं होगा वो हमारे नेचर में संरक्षी होता है, इसका केवल रूप बदलता है। और ध्यान देंगे संरक्षी का बहुत सारा परिभाषा है, हम लोग 11th में भी पढ़े थे संरक्षी बल और असंरक्षी बल। संरक्षी में पढ़े थे कि जो माध्यम के पथ पर निर्भर नहीं करता है वो संरक्षी है, जो माध्यम के पथ पर निर्भर करता है वो असंरक्षी। तो असंरक्षी में दो बल हम लोग पढ़े थे, जिसका नाम है घर्षण बल और श्यान बल, ठीक है। घर्षण बल और श्यान बल असंरक्षी है, बाकी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सारा क्या है? संरक्षी। संरक्षी का संख्या ज्यादा होता है। तो याद रखेंगे यहाँ संरक्षी का मतलब क्या है? तो यहाँ संरक्षी का मतलब है कि इसका नाश नहीं होगा, ये हमेशा दो आवेश के बीच में लगातार काम करता रहेगा। चलिए कितना था हमारा? 4 नंबर। 5 नंबर नोट में लिखेंगे, नोट नंबर 5 में लिखा जाए विद्युत स्थैतिक बल। नोट नंबर 5 में लिखेंगे विद्युत स्थैतिक बल। विद्युत स्थैतिक बल, विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का, विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है। विद्युत स्थैतिक बल एक प्रकार का केंद्रीय बल है जो दो आवेशों के बीच, एक प्रकार का केंद्रीय बल है जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है, जो दो आवेशों के बीच कार्य करता है। तो ध्यान देंगे यहाँ पर दो आवेश ले लिए, ये आवेश Q1 है, ये आवेश Q2, और इनके बीच का दूरी ये स्मॉल r है, ये स्मॉल r से अलग है बालक। तो आपने पढ़ा था कि सर पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाता है, तो बिल्कुल पहला आवेश जो है दूसरे आवेश पर बल लगाएगा और दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाता है। तो ये बताइए कि पहला आवेश दूसरे आवेश पर बल लगाया, बल का नाम ले लिए F1, और दूसरा आवेश भी पहले आवेश पर बल लगाएगा, बल का नाम F2। ये आपस में बराबर होता है, हम केवल F भी लिख सकते हैं क्योंकि F1 जो होगा F2 के बराबर होगा, और ये दोनों कितना हो जाएगा? F1। अब हमको ये बताइए कि ये दोनों बल ये दोनों आवेशों के बीच में लग रहा है कि बाहर? बीच में। क्लियर है? ये इस पर बल लगाया, ये इस पर बल लगाया। तो अगर आपसे पूछा जाए ये दो आवेशों के बीच बल कहाँ लगता है, तो दोनों के बीच में। तो दोनों के बीच में लगेगा तो इसको क्या कहेंगे? ठीक है, केंद्र कहाँ होता है, सेंटर कहाँ होता है? तो दोनों के बीच में। तो याद रखेंगे जो बल काम करेगा ये दोनों के बीच में कहीं ना कहीं होगा। ये डायग्राम बना लीजिए। जब भी कह देगा केंद्रीय, तो याद रखेंगे केंद्रीय जो होता है दो पिंड के बीच के लिए लेंगे। यहाँ पिंड नहीं है, यहाँ क्या है? आवेश। तो दो आवेशों के बीच में ही ये काम करता है, इसीलिए इसको हम लोग केंद्रीय बल भी कहते हैं। और इनके बीच लगने वाला बल कैसा होगा? बराबर। जितना Q1 Q2 पर बल लगाएगा उतना ही Q2 Q1 पर बल लगाएगा।
चलिए एक और नोट लेंगे हम लोग, नोट नंबर 6। ये नोट नंबर 5 था। नोट नंबर 6 लेंगे बालक, लिखा जाए नोट नंबर 6 लिखेंगे विद्युत स्थातिक बल। विद्युत स्थातिक बल एक लंबी दूरी तक लगने वाला, विद्युत स्थातिक बल एक लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। विद्युत स्थातिक बल एक लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। विद्युत स्थातिक बल एक लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। लंबी दूरी तक लगने वाला बल है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में, यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है। 10 के पावर 36 गुना अधिक प्रबल होता है। प्रबल मतलब क्या होगा बालक? मजबूत होगा। तो याद रखेंगे गुरुत्वाकर्षण बल से ये कितना गुना प्रबल है? तो 10 के पावर 36 गुना। हो गया। तो ये नोट नंबर हमारा 6 था। अब यहां से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बालक, यहां से क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा जाए। लिखेंगे यदि दो आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम, यदि दो आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम, यदि दो आवेश Q1 बराबर 2 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर 4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः आवेशों के बीच, अतः आवेशों के बीच लगने वाले, अतः आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थातिक बल की, अतः आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थातिक बल की गणना करें, अतः आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थातिक बल की गणना करें। हो गया। अब इसको हल करना होगा बालक। तो ध्यान देंगे ये क्वेश्चन नंबर 1 है। अब देखिए इसका गिवन डाटा दिया हुआ है बालक। यहाँ पर गिवन डाटा में क्या दिया हुआ है? तो दो आवेश है, पहला आवेश 2 माइक्रोकूलम, दूसरा 4 माइक्रोकूलम, और कितना दूरी पर है? 10 सेंटीमीटर। हमको ये बताइए कि आवेश का SI मात्रक माइक्रोकूलम होता है कि कूलम होता है? माइक्रो हटा दिया जाए। माइक्रो कैसे हटाएंगे? बहुत अच्छा। तो यहाँ पे माइक्रो हटा दिया जाए बालक। माइक्रो हटाएंगे 10 के पावर -6 से, तो ये माइक्रो हटा। सेकंड के लिए भी 4 माइक्रो हटाएंगे तो 10 के पावर -6। दूरी सेंटीमीटर में लिया जाए कि मीटर में? दूरी को सेंटीमीटर में रखा जाए कि मीटर में? मीटर में, क्योंकि दूरी का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। जैसे कूलम है तो दूरी के लिए क्या होता है? मीटर। अब बताइए सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 100 से भाग देते हैं। एक जीरो से एक जीरो कट गया तो 1/10 मीटर हो गया। कोई दिक्कत बालक? अब आपसे पूछा क्या गया? तो दो आवेशों के बीच कितना बल लगेगा ये बताइए। अगर डायग्राम के माध्यम से समझना हो, डायग्राम के माध्यम से तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मानिए हमारे पास दो आवेश है, Q1 है और Q2। ये Q1, ये Q2।
और ये एक दूसरे से 10 सेंटीमीटर पर स्थित है। तो पूछा गया कि दोनों के बीच लगने वाला बल कितना होगा बताइए। ये इस पर कितना बल लगाएगा, ये इस पर कितना बल लगाएगा बताया जाए। तो इसके लिए हम लोग सूत्र निकाले वाला, यहाँ लिखे सूत्र से, फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या है, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर टोटल का वैल्यू बताइए, 9 × 10⁹। अब इस पहला Q1 2 × 10⁻⁻6। अब इस दूसरा वाला 4 × 10⁻⁻6। और दूरी कितना है, 1/10 इसका स्क्वायर कह रहा है, तो 1/10 का स्क्वायर कर लेंगे। तो F बराबर, देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन को ज्यादा हार्ड नहीं बनाना है। पहले जितना डिजिट दिख रहा है उसको मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जितना पावर दिख रहा है उसको एक साथ हल करेंगे। तो आप पहले 9 में 4 से गुना कराइए, 36, 36 दूनी, यहाँ पर 72 लिख दिए, 72। ठीक है, जितना डिजिट दिख रहा था सबको गुना करा लिया। अब पावर में आइए, यहाँ आपने बोला कि सर ये 9 गो है, ध्यान देंगे यहाँ पर 9 गो है, 9 गो में से कौ घटाना है, 12 गो, -6 -12। तो यहाँ लिखते हैं 10 के पावर 9 -12। कोई दिक्कत बालक? अब बताइए कि 1/10 है, तो 1/10 को 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको हल कर लिया जाए। F बराबर कितना था, 72। 9 में से 12 हो जाएगा, 10 के पावर -3। 1 में कितना था, 100। क्या इसको 72 में 10 के पावर 3, ये जो माइनस में है नीचे आके प्लस में हो जाएगा। बटा में 100 को 10 के पावर 2 लिख दे, कोई दिक्कत समझने में? ये माइनस वाला नीचे आएगा तो देखिए प्लस में हो गया। 1/100 था तो 1/100, डबल जीरो को हम स्क्वायर दे दिए। अब इसको हल कीजिए, ये 72 10⁻³ और 1 2 3 4, चौथा स्टेप कहाँ चला जाएगा, ऊपर, 10 का स्क्वायर अपॉन 1। कुछ कट रहा है, आप बोलिएगा सर स्क्वायर है क्यू है, कट जाएगा तो ये हो जाएगा 72/10। तो F बराबर कितना न्यूटन वाला, 7.2 न्यूटन। कोई दिक्कत? बनाइए तो जल्दी, इवेंट डाटा लिख कर बनाइएगा। यहाँ ये जानना है कि दिया क्या है और हमको निकालना क्या है। और जब भी क्वेश्चन दिया जाए तो जितना यूनिट से पहले यूनिट चेक कीजिए आप। F बराबर 1/4πε0। क्वेश्चन मार्क है, F निकालना है। ये पूछ रहे हैं, ये वाला कहाँ 10 के पावर 9, ये वाला 9 × 10 के पावर 9 गुने 2 × 10 के पावर -6 गुने 4 × 10 के पावर -6। चलिए हो गया।
सारा मैथमेटिकल टर्म है वाले। अब देख, फिजिक्स का काम केवल फॉर्मूला लिखना था, बाकी मैथ वाला काम। अब कैलकुलेशन में फॉल्ट होगा तब तो ये आपका मैथ्स वाला प्रॉब्लम आगे बढ़ा दिया जाए। बहुत वीर हैं जो इसी पर से लिखेंगे, वो अपने से नहीं कटा सकते हैं। जैसे जैसे हम कटाए उसे एकदम लाइन लाइन कटाए। चलिए एक और क्वेश्चन दिया जाएगा आपको सॉल्व करने के लिए, बोलते रहे। बन गया बालक? हो गया? पीछे क्वेश्चन लिखे तो क्वेश्चन नंबर 2, लिखेंगे यदि दो आवेश, क्वेश्चन लिखा जाए यदि दो आवेश Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम, यदि दो आवेश Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम, Q1 बराबर -20 माइक्रो माइनस नहीं प्लस है, Q1 बराबर 20 माइक्रोकूलम तथा Q2 बराबर -10 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 वाला पिछले क्वेश्चन में हम लोग बनाए थे, एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, अतः आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थैतिक बल की गणना करें। अतः आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत स्थैतिक बल की गणना करें। हो गया बालक? पहला स्टेप क्या किया जाए, जितना गिवन डाटा में माइक्रो है, ठीक है, उसको हटाएंगे। वाले हमको यूनिट चेक करना होगा, मात्रक चेक करना होगा। यहाँ पर गिवन डाटा लिखते हैं बालक, और इस गिवन डाटा में आप देख सकते हैं आवेश माइक्रो में है, माइक्रो हटा दिया जाए, ये हो जाएगा 20, माइक्रो हटाएंगे -6 से, -10 माइक्रो हटाइए -6 से, और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से भाग दे देंगे। ये कट गया तो कितना, 1 मीटर। निकालना क्या है, तो दो आवेश के बीच बल, जो भी हम लोग निकाले थे बिल्कुल वही, ठीक है। ये दो आवेश के बीच बल निकालेंगे, डायग्राम के माध्यम से समझना होगा। तो आप देख सकते हैं कि दो आवेश है Q1 Q2, और ये एक दूसरे से 100 सेंटीमीटर पर है, और इनके बीच ये एक दूसरे पे कितना बल लगाता है यही हमको निकालना है। फॉर्मूला क्या है, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। बना के बताइए जल्दी। ये डाटा सारा हमने लिख दिया, अब सॉल्व करके बताइए कितना रिजल्ट आ रहा है।
9 into 10 to the power 9 रखिए, अपने पास रख के मिलाइए। 9 into 10 to the power 9 बन गया सबका? कितना रहा रिजल्ट? -1.8 न्यूटन। -1.8 न्यूटन। सबका आ रहा है अलग? किसी का अलग भी है? ये रहा है। बहुत तो बैठा होगा कि सर मनाएंगे तो भी लिख। कितना रहा वाला? सॉल्व हो गया वाला पीछे? चलिए तो मिलाइएगा। इसका वैल्यू ध्यान देंगे, ये जो वैल्यू है बालक, ये 1/4 का वैल्यू होता है 9 into 10 to the power 9। अब इस कितना है? तो पहला वैसे 20 माइक्रो हटा दिए थे हम लोग। दूसरा था -10 गुना 10 के पावर कितना? -6। दूरी कितना है बालक? 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लीजिएगा, तो ये 1 ही रह जाएगा जी। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रह जाएगा। अब यहाँ पर अब मल्टीप्लाई कराइए डिजिट को डिजिट से। 9 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा? 18। 18 हो गया। अब जितना 10 के पावर है काउंट कीजिए। ये 9 है, एक यहाँ पर 10, एक यहाँ पर, कितना हो गया? 11। अब इसमें से माइनस वाला एक साथ रखिए। -6 कितना हुआ? बोलिए नहीं रहा। -6 -12। अब f इक्वल टू कितना? 18। 11 में से 12 घटाइए, कितना? 10 to the power -1। क्या इसको लिख सकते हैं 18? ये ऊपर से नीचे आएगा तो प्लस में, तो कितना? माइनस है ना बालक? माइनस ले लेंगे यहाँ पे। देखिए माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो f इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे? f इक्वल टू कितना? -1.8 न्यूटन। तो ये दो आवेशों के बीच लगने वाला बल है। अब यहाँ पर देखिए माइनस है, पिछले क्वेश्चन में माइनस नहीं था, तो याद रखेंगे। अभी इसका लैंग्वेज हम लिखवाएंगे। ये ऋणात्मक चिन्ह दो आवेशों के बीच आकर्षण बल को सूचित करता है। माइनस आ गया मतलब इनके बीच लगने वाला बल आकर्षण का होगा कि प्रतिकर्षण का? आकर्षण का। कारण क्या है कि एक प्लस है तो दूसरा माइनस। सुना लीजिए। अब लैंग्वेज लिखेंगे जिनका बन चुका है। हाँ, इसके नीचे लास्ट आंसर नीचे लिखेंगे। बोला जाए, लिखा जाए ऋणात्मक चिन्ह है सूचित करता है कि, इसके नीचे आंसर के नीचे लिखना होगा, ऋणात्मक चिन्ह है सूचित करता है कि यह है, ऋणात्मक चिन्ह है सूचित करता है कि यह आकर्षण का बल है। ऋणात्मक चिन्ह है सूचित करता है कि यह आकर्षण का बल है। ऋणात्मक चिन्ह सूचित करता है कि यह आकर्षण का बल है। यह आकर्षण का बल है। कोई दिक्कत? प्लस रहता तो प्रतिकर्षण का, माइनस है तो। चलिए आगे हेडिंग दिया जाए। ये था हमारा क्वेश्चन। आगे हेडिंग देंगे, आगे हेडिंग दिया जाए वाला विद्युतशीलता। आगे हेडिंग दिया जाए विद्युतशीलता या विद्युतशीलता या पारावैद्युतता, इसको कहा जाता है इंग्लिश में परमिटिविटी। विद्युतशीलता या पारावैद्युतता, और इंग्लिश में इसको परमिटिविटी कहा जाता है। सूचित करने का तरीका द एप्सिलॉन, आपको बताया भी गया था जब कूलॉम का नियम हम लोग पढ़ रहे थे। विद्युतशीलता या परावैद्युतता
या परावैद्युतांक भी कहा जाता है, 3 नामकरण बताया गया था आपको। और इसको बोलेंगे परमिटिविटी। हो गया वाला क्या? लैंग्वेज लिखना होगा। छुट्टी हो जाएगा तो लास्ट बेंच आप लोग मिलिएगा, और इधर से आदित्य आप मिलिएगा जाते समय। बाकी लोग तो कल मिल चुके हैं। और जो जितना टाइमिंग दिए हैं, ठीक है, हमको याद है सारा टाइमिंग पे अपना काम करना है। चलिए ज्यादा नहीं बोलेंगे क्योंकि सब रिकॉर्ड हो रहा है, लाइव पे इज्जत कर दिएगा। चलिए विद्युतशीलता को समझते हैं बालक। परमिटिविटी ध्यान देंगे, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहता है, तो इसको समझ लिया जाए, क्योंकि अगर इसको आप नहीं समझेंगे तो आगे रट के लिखना पड़ता है। इससे बेहतर है कि इस टॉपिक को समझिए थोड़ा सा। तो विद्युतशीलता क्या होता है? एक तरह का प्रतिरोध होता है जो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। सवाल ये है कि सर विद्युतशीलता हम आवेश का निकालेंगे कि माध्यम का? तो माध्यम का। तो पहले इसको हम लोग लिखेंगे और तब परिभाषा से आपको समझाया जाएगा डायग्राम के माध्यम से, तो परिभाषित करेंगे। हेडिंग हो गया ना हम लोग का? लिखा जाए विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है, किसी माध्यम का वह गुण है जिससे, किसी माध्यम का वह गुण है जिससे माध्यम के कण, विद्युतशीलता किसी माध्यम का वह गुण है जिससे माध्यम के कण, जिससे माध्यम के कण दो आवेशों के बीच, माध्यम के कण दो आवेशों के बीच, माध्यम के कण दो आवेशों के बीच प्रतिरोध, दो आवेशों के बीच प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करते हैं। माध्यम के कण दो आवेशों के बीच प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करते हैं, प्रतिरोध या विरोध उत्पन्न करते हैं, अर्थात आवेशों के बीच, अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले बल को, अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करते हैं, अर्थात आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करते हैं, प्रभावित करते हैं, आवेशों के बीच लगने वाले बल को प्रभावित करते हैं। हो गया बालक? चलिए अब इसको डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सा समझा जाए कि सर विद्युतशीलता होता क्या है। चलिए ध्यान देंगे, दो आवेश दिया जाए, एक आवेश का नाम Q1 है, दूसरे आवेश का नाम Q2, और ये कितना दूरी से अलग है? R दूरी से। हमको ये बताइए कि आप दो आवेश लिए हैं तो इसके चारों तरफ कोई ना कोई माध्यम होगा, या तो आप निर्वात में रखिएगा, या तो हवा में रखिएगा, या किसी माध्यम में, जल में, अल्कोहल में, ग्लिसरीन में, कहीं ना कहीं तो आप रखिएगा। अभी हम लोग हैं तो हम लोग किस माध्यम में? हवा में। हमारे चारों तरफ कौन है? हवा है। तो हमने बोला कि इन सभी को आप सबसे पहले निर्वात में रख दीजिए। माध्यम का नाम लेते हैं निर्वात। अब बताइए निर्वात क्या होता है? निर्वात किसको कहिएगा? सर जहां पर कोई भी माध्यम नहीं रहे, ठीक है, जहां पर हवा भी नहीं रहता है वो निर्वात होता है, वैक्यूम कहा जाता है, वैक्यूम। तो यहाँ पर कुछ नहीं है। अब आप पढ़ चुके हैं कि अगर दो आवेश है तो इनके बीच बल लगता है, ये पहला आवेश, ये दूसरा आवेश, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएगा। तो हमने बोला कि रोकने वाला कोई नहीं है बालक, और इसको इस पर बल लगाना है। तो बताइए पहला आवेश दूसरे आवेश के पास जाके बल लगाता है? नहीं। कारण कि जब आवेश चल दिया
तब तो इस चैप्टर का नाम ही बदल जाएगा, तब तो विद्युत स्थैतिक नहीं रहेगा, क्योंकि स्थैतिक मतलब स्थिर होता है और यहाँ पर स्थिर आवेशों द्वारा दिखाए गए गुणों का अध्ययन किया जाता है। तो बताइए, आप बोले हैं कि पहला आवेश दूसरा पे बल लगाएगा, दूसरा पहला पे बल लगाएगा, तो जब ये जाएगा नहीं तो बल कैसे लगाएगा ये बताइए। ठीक है, जब वहां पर जाएगा नहीं तो दूसरा आवेश पे बल कैसे लगाएगा। तो ध्यान देंगे, समझने के लिए एक एग्जांपल क्रिएट कर लेते हैं। ये बिल्कुल काल्पनिक है, वास्तविक नहीं है, काल्पनिक है, कल्पना करते हैं। तो हमने बोला कि अगर पहला आवेश को दूसरा आवेश पर बल लगाना होगा तो हम कल्पना कर लेते हैं कि यहीं से बल लगाने के लिए कुछ फेंका होगा। जैसे मान ली कि फेंक दिए 20 गो रस्सी, जा पकड़ के लाओ, इसको टांग के लाओ, सब है ना जी। ये नहीं जाएगा, यहीं से रस्सी फेंक दिया, यहाँ से 20 गो रस्सी फेंका है कि जाओ Q2 को बांध के लाओ मेरे पास। ठीक है, तो माध्यम का नाम क्या लिए हैं आप? माध्यम का नाम निर्वात है। याद रखेंगे, कितना रस्सी फेंके हैं? 20 को। सब पहुंच गया, Q2 पर जाकर बल लगा दिया। ठीक है, Q2 पर जाकर बल लगा दिया, उसको खींच के ले आए, कोई दिक्कत? अब हमने बोला कि ये काम कीजिए, निर्वात को हटा दिया जाए और इस बार हम लोग निर्वात की जगह पर हवा ले लेते हैं। ठीक है, वायु या हवा जो भी आप नाम दें। अब यहाँ पर अगर हवा ले लिया जाए तो इस दोनों आवेशों के बीच किसका कण, माध्यम कौन है? हवा है। तो क्या हवा का कण आ जाएगा बालक? कोई दिक्कत? हमारे चारों तरफ भी हवा ही है। पहले निर्वात लिए थे, तो निर्वात लिए थे तो 20 में 20 जो हमारा रस्सी था, धागा था, जो भी पहुंच गया और जाके बांध के लेके चला आया। ठीक है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं और हमको बल लगाना है किसी पर, और याद रखेंगे हमको जाना नहीं है, क्योंकि अब चलेगा तब तो चैप्टर बदल जाएगा, तब तो विद्युत धारा हो जाएगा। ठीक है, स्थैतिक का मतलब है कि आप स्थिर होकर काम कर रहे हैं। तो मान ली उसको खींचना है, तो यहीं से रस्सी फेंकेंगे, उसके गर्दन में से खींच ले, है ना जी। जाना नहीं है, ऐसे से खींच लेना है। तो उसी तरीके से ये देखा कि हमको बल लगाना है उस पर, यहाँ से 20 को भेजा, और जब निर्वात था, कोई रोकने वाला नहीं था, तब 20 का 20 पहुंच गया, उसको खींच कर लाए। लेकिन इस बार माध्यम हम बदल दिए, माध्यम का नाम ले लिए हवा। अब बताइए कि जब हवा ले लीजिएगा तो हवा में तो हवा का कण रहता है। अब यहाँ से आप 20 रस्सी भेजे हैं उसको पकड़ने के लिए, लेकिन हम देखे कि उसके पास 15 पहुंचा है बालक। यहाँ पर भेजे आप 20 थे, लेकिन हमने रिजल्ट में देखा कि वहां पर 15 पहुंचा है। अब आपसे पूछा जाएगा 5 को क्या हो गया, तो आप बोलिएगा माध्यम का कण रोक दिया है, नहीं जाने दिया। याद कीजिए, प्रकाश में हम लोग अपवर्तनांक सघन विरल पढ़े थे, याद है? उसी तरीके से आप अगर हवा लेते हैं और यहाँ से 20 रस्सी को भेजा गया, 20 धागे को भेजा गया उस पर बल लगाने के लिए, तो 20 में 15 पहुंचा, 5 नहीं पहुंचा, तो 5 कौन रोक दिया? माध्यम का कण। माध्यम का कण कौन है? हवा। तो याद रखेंगे कि 5 नहीं जाने दिया, रोक दिया, तो रोकने को क्या बोलेंगे? विरोध करना या प्रतिरोध उत्पन्न करना। तो याद रखेंगे, माध्यम का कण है जो विरोध कर रहा है, इसी विरोध करने के गुण को क्या कहा जाता है? विद्युतशीलता। कोई दिक्कत? माध्यम का कण है जो विरोध कर रहा है, नहीं जाने दे रहा है, यही नहीं जाने देने वाला गुण क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। समझ में आ रहा है बालक? तो याद रखेंगे, विद्युतशीलता क्या है? एक विरोध है, एक प्रतिरोध है। कौन उत्पन्न किया है? तो माध्यम का कण उत्पन्न किया है। माध्यम कौन है? हवा। तो हवा का कण उत्पन्न किया है। तो यहाँ लेते हैं, इस बार हम लोग निर्वात लिए थे तो 20 पहुंचा था, आप हवा ले लिए तो इस बार 20 में 15 ही पहुंचा है, और माध्यम हम बदल दे रहे हैं। माध्यम का नाम चेंज कर दिया जाए। ठीक है, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, ऑयल ले ले या कांच ले ले रहे हैं, समझने के लिए कांच ले ले रहे हैं। अब ये बताइए कि अगर कांच हमने लिया, तीसरा माध्यम हमने कांच कर लिया बालक। अब हमने बोला कि यहाँ से भेजे थे 20, उसके पास पहुंचा 10, यहाँ से भेजा गया था 20, उसके पास पहुंचा 10। तो अब बताइए कि 10 क्या हो गया? रोक दिया गया। किसके द्वारा? माध्यम के कणों द्वारा। तो ये रोकने वाला गुण क्या कहलाता है? विद्युतशीलता। कोई दिक्कत बालक? तो आपने बोला कि सर, रोकने का जो गुण है इसी को विद्युतशीलता कहते हैं, और लिखते कैसे हैं?
एप्सिलॉन नॉट से, कोई दिक्कत? एप्सिलॉन नॉट से लिखेंगे। ये निर्वात के लिए केवल होता है, ऐसे जनरली हम लोग विद्युत को एप्सिलॉन से लिखते हैं, ठीक है। और एप्सिलॉन का दो भाग, नॉट और आर, तो ज्यादातर यही हम लोग यूज करते हैं क्योंकि ईयर के लिए 1 हो जाता है, तो इसीलिए बार बार हम नॉट लिख रहे हैं। तो हमने बोला कि विद्युतशीलता का मान क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। अब बताइए, कांच में 20 भेजा गया था लेकिन पहुंचा कितना, 10 ही पहुंचा। 10 रोक दिया गया, किसके द्वारा, माध्यम के कणों द्वारा। तो यही रोकने का गुण क्या कहलाता है, विद्युतशीलता। अब बताइए कि अगर किसी का विद्युतशीलता ज्यादा है, रोकने का गुण ज्यादा है, तो आवेश के बीच लगने वाला बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगर किसी का विद्युतशीलता कम है, इसका मतलब रोकने का क्षमता कम है, विरोध करने का क्षमता कम है, तो जब विरोध नहीं किया जाएगा तो बल क्या हो जाएगा, ज्यादा। कोई दिक्कत बालक? कि कैसे लिख रहे हैं, तो फॉर्मूले से F इक्वल टू, याद कीजिए पढ़े थे, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो अगर कहा जाए कि बल में और विद्युतशीलता में कैसा संबंध, व्युत्क्रमानुपाती का। अगर विद्युतशीलता ज्यादा होगा तो बल कम होगा, अगर विद्युतशीलता कम होगा तो बल। कोई दिक्कत बालक? अब बताइए कि निर्वात में, हवा में और कांच में, ये तीनों में सबसे ज्यादा बल कहाँ लगेगा, आवेश के बीच सबसे ज्यादा बल कौन से माध्यम में लगेगा, निर्वात में, हवा में या कांच में? कोई दिक्कत बालक? अब यहाँ पे ये भी सवाल है कि सर निर्वात हवा अलग अलग होता है, नहीं, हम समझाने के लिए अलग कर दिए हैं। आगे से जब पढ़ेंगे तो याद कीजिए, प्रकाश में दोनों का अपवर्तनांक एक ही था, तो दोनों में ज्यादा का डिफरेंस नहीं होता है, तो दोनों का विद्युतशीलता हम लोग एक ही जैसा काउंट करेंगे। जितना निर्वात का विद्युतशीलता होगा उतना ही हवा का। दोनों एक ही नहीं है, दोनों है अलग अलग, लेकिन इनके बीच विद्युतशीलता का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए दोनों को हम क्या मानते हैं, एक ही मानते हैं। कोई दिक्कत समझने में? अब यहाँ पर कहा गया कि विद्युतशीलता क्या है, तो आप एक लाइन में कहिएगा कि सर विद्युतशीलता माध्यम का विरोध करने का गुण है। ये जितना बेहतर विरोध करेगा इसका विद्युतशीलता ज्यादा रहेगा, और जितना कम विरोध करेगा इसका विद्युतशीलता कम रहेगा। अब ये बताइए कि अगर विद्युतशीलता हम ज्यादा कर दें तो आवेश के बीच लगने वाला बल, अगर विद्युतशीलता कम कर दिया जाए तो आवेश के बीच लगने वाला बल। कोई दिक्कत बालक? तो यही हमको जानना था। अब इसमें एक डायग्राम बना लिया जाए और एक और परिभाषा लिखवा देंगे इसका। डायग्राम बना दे रहे हैं। दो आवेश ले लिए R दूरी पर, और यहाँ पे माध्यम में हवा को ही ले रहे हैं। Q1 आवेश, Q2 आवेश, और याद रखेंगे यहां से अब आगे चल के इसी का नाम हो जाएगा विद्युत बल रेखा। ये जो अभी हमें रस्सी जैसा बता रहे हैं बालक, इसका एक नाम है विद्युत बल रेखा। अब विद्युत बल रेखा आप नहीं पढ़े हैं, इसीलिए एग्जाम्पल में हमने ये बताया रस्सी के बारे में, लेकिन याद रखिएगा ये जो आप रस्सी कह रहे हैं ना, आगे चल के इसका एक नाम दे देंगे विद्युत बल रेखा। ये कौन उत्पन्न करता है, कोई आवेश उत्पन्न करता है, तो यही विद्युत बल रेखा क्या करेगा, जाकर इस आवेश पर बल लगाने का काम करता है। और इसका विरोध कौन करेगा, माध्यम का कण। डायग्राम बना लीजिए। हो गया बालक? इसका एक और परिभाषा या करके हम लोग लिखेंगे। हो गया?
या करके एक और परिभाषा लिखे तो या करके एक और परिभाषा लिखेंगे। विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है। विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है। विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है जो माध्यम के कणों द्वारा विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है जो माध्यम के कणों द्वारा विद्युतशीलता एक प्रकार का प्रतिरोध है जो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न होता है। जो माध्यम के कणों द्वारा उत्पन्न होता है। हो गया बालक, नोट करके लिखा जाए। नोट करके लिखेंगे विद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। विद्युतशीलता को एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। एप्सिलॉन द्वारा सूचित किया जाता है। अब देखिए ये फॉर्मूला कल ही हम लोग निकाले थे। देख लीजिए इसमें एप्सिलॉन दिख रहा है। अब बल में और एप्सिलॉन में कैसा संबंध? तो आप कहिएगा कि सर एफ जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है एप्सिलॉन का। सामने ये भी लिखिएगा। इससे मालूम चल जाएगा विद्युतशीलता जो है वो अगर ज्यादा रहे तो बल कम, अब विद्युतशीलता कम तो बल ज्यादा। हो गया बालक, बस आज के लिए इतना ही, बाकी अगले क्लास में करेंगे। हो गया बालक, स्टॉप कर दो।